हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। आज से लगभग 2 महीने पहले आपका CUT अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन्हें धप्पा कर दिया। रीजन, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का नॉर्मलाइज्ड स्कोर उनके रॉ मार्क्स से कम था, तो कुछ का नॉर्मलाइज्ड स्कोर उनके रॉ मार्क्स से ज़्यादा था। तो स्टूडेंट्स जेन्युइनली इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। पर एग्ज़ाम तो अगले साल भी होना है और अगले साल भी इसी प्रोसेस को अपनाया जाएगा। तो अगर अभी आपने इस प्रोसेस को नहीं समझा तो अगले साल भी आप कंफ्यूज रहेंगे। इसीलिए जो एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं उसे पहले थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा जान लें, फिर उसे देने जाएं। इसीलिए हमारा आज का टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जिसके ऊपर पूरा CUT टिका हुआ है। उस प्रोसेस को हम समझने जा रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम समझेंगे कि नॉर्मलाइजेशन है क्या, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, वाई डू वी नीड इट। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इज दिस मेथड न्यू, क्या ये मेथड नया है या हमारे साथ ही बुरा हो गया है या पहले से चला आ रहा है। थर्ड पॉइंट है, अगर नया है या पुराना है, जो भी है, CUT में जिसे अपनाया गया है क्या वो दूसरों से डिफरेंट है या नहीं, और अगर है तो कैसे डिफरेंट है। चौथा पॉइंट है परसेंटाइल, फोर्थ पॉइंट इज परसेंटाइल। अब आपका जो मार्क आया है उसे नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल कहते हैं। तो गाड़ी बिना चक्के के तो चल नहीं सकती है, उसी तरह नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल भी बिना परसेंटाइल निकाले आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए पहले हमें परसेंटाइल भी समझना है। एंड फिफ्थ इज मैथमेटिकल फॉर्मूला। वो कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे अपनाया गया। अब देखो, कुछ जादू से तो होता नहीं है, या हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक मेथड होता है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू चीज़ें निकलती हैं। तो इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को भी हमें समझना है। इन 5 चीज़ों को समझ लेंगे, एक मिनट भी नहीं लगेगा, तो आपका पूरा ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड हवा बना रखा है वो सब क्लियर हो जाएगा। सो पहला पॉइंट है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन है क्या। अभी अखबार है, एक हफ्ते पहले अक्षता जैन, आप ही में से एक स्टूडेंट, उन्होंने इसमें लिखा है कि उनका रॉ स्कोर तो 194 आया, लेकिन नॉर्मलाइज प्रोसेस के बाद वो 174 रह गया। बट उनके बहुत से फ्रेंड्स जिनका रॉ स्कोर 156, 158, 162 था, नॉर्मलाइज प्रोसेस के बाद इवेंचुअली मार्क्स उनके बराबर पहुंच गए। तो अक्षता और उनके जैसे बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ये क्या झोल है। एक्चुअली ये कोई झोल नहीं है, ये इक्वालिटी स्टैब्लिश करने का एक तरीका है। मान क्या लो, एक्चुअली आपका एग्जाम जो हुआ था वो अलग अलग दिनों पे हुआ था। कि इंग्लिश डोमेन का जो एग्जाम है वो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन हुआ। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि एक दिन एग्जाम थोड़ा सा टफ आया हो, दूसरे दिन एग्जाम थोड़ा सा इजी आया हो, तीसरे दिन मीडियोकर आया हो। तो अब ऐसा ना कहा जाए कि जिसके क्वेश्चन पेपर थोड़े से इजी आ गए, तेरी किस्मत तो भाई अच्छी थी, और जिसको क्वेश्चन टफ मिल गए वो रोए कि मैं पढ़ के तो बहुत गया था पर ये जो मेरे क्वेश्चन है वो टफ आ गए। तो इसी डिफिकल्टी के डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए, एक इक्वल ग्राउंड स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को अपनाया गया है। जैसे कि ये जो भी डिफिकल्टी, किसी को डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल गए, किसी को आसान मिल गए, तो उसकी मार्किंग भी उसी डिफिकल्टी या उसी आसानी के तौर पे हो। ठीक है, इसीलिए इसे इक्वालिटी, अ प्रोसीजर टू स्टैब्लिश इक्वालिटी, नॉर्मलाइजेशन का मकसद ये है। ठीक, इसीलिए हमें इसकी ज़रूरत है। अब जो मैंने कहा कि क्या हमारे साथ बुरा हो गया है क्या, ये चुपचाप पहले 100 में से 70 नंबर आ जाते थे वही ठीक था, ये नया मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। एक्चुअली ये नया नहीं है, ये और भी एग्जाम्स में अप्लाई किया जाता है। और भी एग्जाम्स मतलब मोस्टली ये उन एग्जाम्स में अप्लाई किया जाता है जिन्हें अलग अलग दिनों पे लिया जाता है। जैसे जेई मेंस, नीट, इवन SSC, ये अलग अलग दिनों में एग्जाम होते हैं, और इसमें वही कई बार क्वेश्चंस इजी आ जाएंगे, कई बार क्वेश्चंस टफ आ जाएंगे। तो उसी को बैलेंस रखने के लिए इस प्रोसेस की ज़रूरत पड़ी है। जेई मेंस में भी इसे अपनाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है। ठीक है, हाउ इज CUT UG डिफरेंट। अब टाइम के साथ हम भी आगे बढ़े, UGC भी आगे बढ़ा, तो जो पहले प्रोसेस अपनाया जा रहा था उसमें थोड़े से ट्विक्स किए गए जिससे कि वो जो पुराना प्रोसेस था उससे और बेहतर हो सके। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जेई मेंस सबका लाडला है, सबको इंजीनियर बनना है, तो ये वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और एक हमारा CUET। ठीक है। अब जेई मेंस में क्या होता था कि जो भी आपका रॉ स्कोर आएगा उसको एक स्केल पे कन्वर्ट किया जाएगा, उस स्केल से उसे परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा, और उसी परसेंटाइल के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका रॉ स्कोर आया, आपके, यही अक्षता की बात कर लेते हैं, इन्हीं अक्षता के 400 में से 200 मार्क्स आए, तो ये है उनका रॉ स्कोर। ठीक, अब इसको एक
एक उसमें स्केल में कन्वर्ट करेंगे, 0 to 100 के स्केल में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो इजी रख लेते हैं कि 0 to 100 के स्केल में ये हो जाता है 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मार्क्स हो गए। और इसके बेस पे जो परसेंटाइल निकल के आएगा उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। जेई मेंस की कहानी ये है, जेई की कहानी ये है। सीयूईटी में क्या होता है, जो भी आपका रॉ स्कोर आता है पहले उसे परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक। ये पूरा प्रोसेस, ये जो 0 to 100 में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, इसको काट दिया गया है। पहले जो रॉ स्कोर आएगा इसको परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा और तब उस परसेंटाइल को नॉर्मलाइज्ड स्कोर में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो रॉ स्कोर को परसेंटाइल में और परसेंटाइल को नॉर्मलाइज्ड स्कोर में, और इसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के बेस पे यूनिवर्सिटीज आपका एडमिशन करेंगी, ठीक। यूनिवर्सिटीज इसी के बेस पे आपका एडमिशन लेंगी। तो हमने ये समझ लिया कि हमारे साथ बुरा नहीं हुआ, ये चीज़ें चली आ रही है और ये ज़रूरत है, ठीक। इसे करना ज़रूरी है क्योंकि मंडे को भी इंग्लिश का एग्जाम हो रहा है, फ्राइडे को भी हो रहा है, ट्यूसडे को भी हो रहा है, एक दिन एग्जाम टफ हो रहा है, एक दिन ईजी हो रहा है। तो उसका बैलेंस बनाने के लिए इस प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है। पर अभी हमने बात की, ये जो हमने पहले बात की है, यहाँ पे भी आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे भी परसेंटाइल बोला गया है जेई मेंस में, पुराने वाले प्रोसेस में और नए वाले प्रोसेस में भी परसेंटाइल। और परसेंटाइल की ज़रूरत है ही नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल निकालने के लिए। जो हमने बात की कि चक्का गाड़ी तो तभी चलेगी जब चक्का लगाया जाएगा, नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल तभी तो निकलेगी जब परसेंटाइल निकाला जाएगा। तो अब हम समझते हैं कि परसेंटाइल क्या है। व्हाट इज परसेंटाइल? परसेंटाइल simply means relative performance of those candidates who took the exam in a same session। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि टोटल 10,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है कि 10 लाख। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि सेम दिन सेम सेशन में आपके साथ कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 15 लाख बच्चों ने इस बार CUET का एग्जाम दिया था, 14 लाख एग्जैक्टली 14,90,000 वो नंबर है, ठीक। लेकिन जब ये अक्षता जो पेपर में लिखती हैं कि उनका नॉर्मलाइज स्कोर कम ज़्यादा हो गया, 194 से 174 रह गया, तो इन्होंने मान लो मंडे के दिन एग्जाम दिया, तो 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, इससे अक्षता को कोई मतलब नहीं। बस इस बात से फर्क पड़ता है कि अंकिता के साथ, अक्षता के साथ उस दिन कितने लोगों ने एग्जाम दिया। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि व्हाट इज परसेंटाइल, कि परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। अब दो चीजें हैं, 70% आया होगा आपका कभी और अब है 70 परसेंटाइल, ठीक है। 70% आया मतलब 100 में से मार्क्स आए 70 या 400, हमने 400 मार्क्स का भी एग्जाम्पल लिया, तो 400 में से मार्क्स आए 7 4 28, 280 मार्क्स, ठीक है। ये हो गया परसेंटेज, कितना आया। परसेंटाइल का मतलब होता है कि जिस दिन एक बच्चे ने एग्जाम दिया उस दिन 70 परसेंटाइल अगर उस कैंडिडेट का है, तो इसका मतलब 70% बच्चों का उस दिन या तो अक्षता से या किसी भी कैंडिडेट के मार्क्स बराबर हैं या उनसे कम आए। परसेंटाइल का ये मतलब होता है, उसका परसेंटेज से मतलब नहीं है कि टोटल कितने मार्क्स से क्या हुआ। यहाँ कॉम्पिटिशन आपका दूसरे कैंडिडेट्स के साथ है। बोला था ना मैंने कि रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु टुक द टेस्ट इन अ सेम सेशन। सेम सेशन में जिस दिन टेस्ट दिया गया, तो उसी दिन उस सेम सेशन में अगर 70 परसेंटाइल आया किसी कैंडिडेट का, इसका मतलब कि उसके मार्क्स 70% बच्चों की या तो बराबर हैं या फिर उससे ज्यादा आए हैं, ठीक। यह है परसेंटाइल और इसी के बेस पे आपका नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल निकलता है। परसेंटाइल निकाल के अब जैसे हमने बात की कि कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाता है NTA या UGC, 3 वेरिएबल्स हैं जिनके बेस पे नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक। उसी को समझ लेते हैं। 3 वेरिएबल है A, B, C, बहुत इजी है। अक्षता का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उनके मान लो 100 मार्क्स आए हैं, रॉ स्कोर 100 है, और हमने 15 लाख बच्चों की बात की, CUET को 15 लाख बच्चों ने दिया। मान लेते हैं जिस दिन अक्षता एग्जाम देने गई थी उस दिन 40,000 बच्चे उनके साथ एग्जाम देने गए थे, ठीक है। A वेरिएबल इज रॉ स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट। रॉ स्कोर देख लिया हमने, अक्षता का क्या है, 100 मार्क्स आए हैं। C वेरिएबल इज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन दैट पर्टिकुलर सेशन। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 40,000 देख लिया। एंड B वेरिएबल इज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद अ स्कोर
इक्वल टू और लेस देन द रॉ स्कोर ऑफ दैट कैंडिडेट और ऑफ अक्षता। 100 मार्क्स मांगने, तो मतलब 30,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स या तो अक्षता के बराबर आए हैं या फिर उनसे कम आए हैं। टोटल कितना उन्होंने एग्जाम दिया? 40,000। अक्षता के कितने हैं? 100। और कितने बच्चे हैं जिनकी अक्षता के बराबर या उनसे कम है? 30,000। बस नॉर्मलाइज परसेंटाइल आपका निकल गया। नॉर्मलाइज परसेंटाइल का फॉर्मूला है, नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल का फॉर्मूला है b डिवाइडेड बाय c इंटू 100, यानी b मतलब क्या है? 30,000, तो लिख दो भैया 30,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100, 75 परसेंटाइल। 0 से 0 कट जाएगा, 75 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इसका मतलब अक्षता की परसेंटाइल 75 आई है। नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल, परसेंटाइल तो हम पीछे निकाल ही चुके हैं कि उस दिन कितने लोग आए थे और क्या हुआ था। नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल 75 आई है, और यही है नॉर्मलाइज्ड परसेंटाइल जिसके बेस पे यूनिवर्सिटीज आपका एडमिशन करेंगी। इतना सा ही था, इतना ही सिंपल है। इसको अननेसेसरली बहुत ज़्यादा केओटिक और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बनाया गया है, या जिनको समझ नहीं आया उन्होंने ऐसा किया। तो अब आपको समझ आया है। अब फिलहाल आपके पास 1 साल है, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए। ऐसे चैनल्स को फॉलो करिए जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली CUET की प्रिपरेशन को फोकस करके पढ़ा रहे हो, जैसे कि यूनिमॉन्क्स। तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड पिंग दैट नोटिफिकेशन। थैंक यू।